विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है, बस औपचारिक घोषणा का ऐलान है। आज नामांकन हो गया नितिन नबीन का। कल से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पर बन जाएंगे। क्या इंडिया गठबंधन इसके लिए तैयार है? आज राष्ट्र की बात में आगे इस पर बहस होगी। जल्दी से पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए। नितिन नबीन के लिए आज जब नामांकन का मौका था, कोई भी जाहिर है उनके खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष का यह चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए औपचारिक तौर पर कल ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष का नितिन नबीन का हो जाएगा। पहले जरा तस्वीरें दिखाइए। नितिन नबीन के नामांकन के लिए कैसे सारे बड़े नेता आज एक साथ दिखाई दिए। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, नितिन गडकरी, अमित शाह। नितिन नबीन नहीं है। अब प्रक्रिया यह है कि इसके बाद जो भी कागज हैं उन पर नितिन नबीन के दस्तखत करवाए जाएंगे और उसके बाद जाहिर है सब एक औपचारिकता भर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा नितिन नबीन का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह चुनाव निर्विरोध हो रहा है। कल हो जाएगा इसका औपचारिक ऐलान। अब जरा दिखा दीजिए ऊपर एक बार। आज हो गया है नामांकन और कल हो जाएगा बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। उसके बाद जेपी नड्डा पूरी तरह से पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के हो जाएंगे। 45 साल के नितिन नबीन देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं और बीजेपी के इतिहास में भी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन नबीन। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन, विपक्षी दल बीजेपी के इस नए अध्यक्ष के लिए तैयार है? नई बीजेपी के लिए तैयार है? नए बीजेपी में जो बदलाव अब होने वाले हैं नए अध्यक्ष के लीडरशिप में, उसके लिए तैयार है? उस पर आगे बात करूंगा। पहले आपको जरा बताता हूं कैसे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की सियासी जमीन हिला रही है। हाल में महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ओवैसी को हल्के में लेना नुकसानदायक हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में बंपर सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी के जो मजबूत गढ़ थे वहां पर सेंध लगा दी है। बल्कि सिर्फ बीएमसी मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन इस बार किया है। आपको याद होगा बिहार में 5 सीटें इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती। पिछली बार भी 5 जीती थी, उनमें से 4 आरजेडी में चले गए थे, लेकिन ओवैसी ने 5 एमएलए फिर से जिताकर साबित कर दिया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ओवैसी की फॉलोइंग किसी और से कम नहीं है। अब जाहिर है मैंने ओवैसी का हाल में एक इंटरव्यू भी किया था 2 दिन पहले। मैंने उनसे पूछा था क्या बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी यहां पर चुनाव लड़ेंगे क्या? ओवैसी ने अपने पत्ते उस पर खोले नहीं थे। बोले पार्टी में तय करने के बाद आगे का रास्ता हम तय करेंगे। अब लेकिन कैसे अचानक एक तरफ एआईएमआईएम का महाराष्ट्र का प्रदर्शन, बिहार के बाद यहां बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव, कैसे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं वो एक्शन में आ गए हैं, अपनी रणनीति बदल रहे हैं या बदलने पर चर्चा कर रहे हैं, जरा वो भी देखिए। आज सूत्रों से खबर आई बिहार से कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है। बिहार चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव अभी तक सार्वजनिक मंच पर आए नहीं हैं। विदेश में छुट्टी मना रहे थे, उसके बाद लौटे भी, तब भी मीडिया के सामने नहीं आए। अंदर ही अंदर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव जल्दी ही आरजेडी के अध्यक्ष बन सकते हैं। 35-36 साल के हैं तेजस्वी यादव। इतनी कम उम्र में अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो उसका मैसेज क्या होगा यह आपको समझ में आ सकता है। 25 तारीख को दरअसल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक उन्होंने बुला ली है, जिसमें विधायकों को भी बुलाया है, सांसदों को भी बुलाया है। सूत्र तो यह कह रहे हैं कि इस बैठक में लालू यादव जी को हटाकर या उनको पीछे रखकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऐलान किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। उधर उत्तर प्रदेश से खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी, अखिलेश यादव ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। अब वो बैठक किस लिए बुलाई है? क्या नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए कैसे उत्तर प्रदेश में नई रणनीति बनानी है वो है, या फिर कैसे ओवैसी जो जमीन काट रहे हैं धीरे धीरे सारे घटक दलों की इंडिया गठबंधन के, उसके खिलाफ कोई रणनीति बनानी है?
अखिलेश यादव ने अपनी इस बैठक में सारे विधायकों को बुलाया है और सारे एमपीज को भी बुलाया, सांसदों को भी बुलाया। चर्चा यही है इस बैठक में अगले चुनाव की रणनीति की तैयारियों की चर्चा की जाएगी। और इधर राहुल गांधी भी जब से विदेश से लौटे हैं उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन में है। राहुल गांधी इंदौर गए थे पहले, जहां दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद आज कोच्चि में दिखाई दिए, वहां महापंचायत में शामिल हुए। केरल में भी आपको पता है चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव की तैयारी केरल में कैसी है, रणनीति क्या होगी, उस पर राहुल गांधी इस दौरे पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा जो 5 राज्यों के चुनाव इस साल आ रहे हैं उसमें माना यह जा रहा है केरल में कांग्रेस को सबसे मजबूत बताया जा रहा है, वहां कांग्रेस के जीतने के सबसे ज्यादा आसार है। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पूरे कांग्रेस पार्टी केरल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अब खबर यह भी है कि 2 दिन के लिए रायबरेली आ रहे हैं राहुल गांधी, कल ही पहुंच जाएंगे। फिर वहां रायबरेली में किसानों के साथ चौपाल भी लगाएंगे, पंचायत चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और जाहिर एसआईआर पर भी लोगों से बात करेंगे। वोट चोरी आपको पता है एक प्रमुख मुद्दा है जो राहुल गांधी उठाते आए हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे बिहार, यूपी और फिर केंद्र में राहुल गांधी सब एक्शन में है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एआईएमआईएम एक एक करके हर एक राज्य में जाकर अपनी जमीन मजबूत कर रही है। पहले मैं बीएमसी चुनाव के नतीजे आपको दिखाता हूं। मुंबई के हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहां बीजेपी ने 89 सीटें जीती, शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें जीती, शिवसेना शिंदे ने 29, कांग्रेस ने 24, एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती हैं। एमएनएस की 6 हैं, एमएनएस से ज्यादा एआईएमआईएम है। एनसीपी ने 3 जीती, उससे ज्यादा एआईएमआईएम है। एनसीपी शरद पवार ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 2, उनसे बहुत ज्यादा एआईएमआईएम है। 7 सीटों पर जीत गई है इस बार मुंबई में। और पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो कुल 2869 सीटें हैं महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में। बीजेपी तो आपको पता ही है सबसे बड़ी पार्टी बनी 1425 सीटों के साथ, फिर शिवसेना शिंदे है, फिर कांग्रेस है। लेकिन उसके बाद का आंकड़ा देखिए जरा, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर कौन सी पार्टी है ये देखिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे 155, एनसीपी 167 और एआईएमआईएम 126। उसके बाद एनसीपी शरद पवार आती है और एमएनएस आती है और बीएसपी आती है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं इस बार। अब जरा देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के लिए एआईएमआईएम मुश्किल खड़ी कर रही है। देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में 126 सीटें निकाय चुनाव में एआईएमआईएम जीती है, ओवैसी की पार्टी, और समाजवादी पार्टी को 2 मिली हैं। जबकि एक समय माना जाता था 5-10 साल पहले कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों में, मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय थी। अबू आजमी के नेतृत्व में और भी कुछ नेता थे, अच्छा प्रदर्शन करती थी। लेकिन इस बार यह है नतीजा महाराष्ट्र का। अब आपको दिखाता हूं कैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भी एआईएमआईएम लड़ी थी 100 सीटों पर। वोट तो केवल आधा प्रतिशत मिला था, लेकिन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को एक तरह से उसने हरवा दिया था, क्योंकि हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीते थे। अब 2022 का अगर एआईएमआईएम का यूपी का प्रदर्शन देखें तो जरा देखिए, जरा 100 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ी थी, 99 पर जमानत जब्त हो गई थी, 4.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, करीब आधा फीसदी। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या खतरे की घंटी ओवैसी बजा रहे हैं क्या, यह भी देखना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर बिहार का भी देख लीजिए जरा, आपको याद दिला दूं अभी हाल के बिहार के चुनाव में क्या हुआ था। 25 सीटें लड़ी थी एआईएमआईएम, 5 सीटें जीती थी, वोट प्रतिशत आया था करीब 1.85 और स्ट्राइक रेट था 20% का। वैसे पूरे देश में संसद और विधानसभाएं मिला लें तो ओवैसी की पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर 5 एमएलए हैं बिहार में, 7 एमएलए हैं तेलंगाना में और 1 एमपी है ओवैसी जी के रूप में। लेकिन धीरे धीरे जहां जहां जाते हैं वहां विपक्षी दलों के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में भी यही हुआ क्या? हाल में समाजवादी पार्टी में मुंबई में अबू आजमी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जरा वो आप भी सुनिए, जब कैसे वो ओवैसी को ललकार रहे थे, कह रहे थे कि मुसलमानों के वोट बांटने के लिए ओवैसी की पार्टी आती है। जरा सुनिए। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी, एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन,
क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती, ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए और ये लोग वोट बांटते हैं। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, ओवैसी ने हिलाई सियासी जमीन, किसकी उड़ी नींद? और दूसरा, कल से बदलेगी बीजेपी, क्या तैयार है इंडिया गठबंधन?